बहुत पुराने हम लोग जान पहचान से हैं, मित्र भी हैं और इसके पहले भी एक जगह हमने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए थे, इनके साथ हमने किए थे और तब से लेकर के अब तक बहुत सारे सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं बल्कि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कॉर्पोरेट में मेरा बहुत ज्यादा ट्रेनिंग रहा है। खैर दुर्भाग्य थोड़ा सा कि कोविड में सारी चीजें बंद हो गई, तो वापस से वार्म अप होने का जो मौका मुझे दार्जु 9 के माध्यम से और सनातन जी के माध्यम से और साथ ही साथ श्रीकांत सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। वार्म अप होने का मौका मिला आप लोगों के बीच में। रही बात आज के इस आयोजन के बारे में, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं आज की जो इंडस्ट्री चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग की, तमाम कंपनियों को तमाम लीडरों से मैं मिला हूं, लेकिन जो आगाज दार्जु 9 कर रही है इस पूरे भारत में और उस दार्जु 9 के अंडर में जो आगाज उससे भी शानदार अगर कोई टीम कर रही है एसीपीएल ना सर, एसीपीएल, तो मैं कह सकता हूं कि अब तक की सबसे शानदार इंडिया की एक ग्रुप और टीम बनने जा रही है दार्जु 9 में नहीं बल्कि नेटवर्क इंडस्ट्री में, क्योंकि ऐसा दिलदार लीडरशिप और ऐसा दिलदार अपलाइन आपको नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकतर कई बार क्या होता है कि जब आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो आपको अच्छी लीडरशिप नहीं मिलती है, यस और नो? हमने देखा है कि अच्छे से अच्छे लोग, क्वालिटी वाले लोग, कंटेंट वाले लोग, जो मेहनती लोग अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाने के बावजूद अपने ऊपर की लीडरशिप की राजनीति की वजह से शिकार हो जाते हैं। और ये आज के दौर में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हो रहा है, जिसको कहा जाता है कि सही में अगर कलयुग देखना है ना तो नेटवर्क इंडस्ट्री के कई सारे अपलाइन को देख लीजिएगा, आपको कलयुग का सामने सामने नजारा हो जाएगा। और उस कलयुग में अगर कोई राम बन के हम लोगों के बीच में आया है तो उनका नाम है सनातन सर जी। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अब कुछ पॉइंट पे बात करते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बात की, लीडरशिप पे बात हुई, बहुत सारे ऑफर्स हैं, स्कीम्स हैं और इन सारे स्कीम पे जिस तरीके से इन्होंने आपको टारगेट दिया, मुझे लगता है कि इंडिया का पहला ऐसा कंपनी और पहला ऐसा टीम होगा जो इतने पात्र 50-50 हजार बीवी पे इतने बड़े बड़े ऑफर्स। ओह माय गॉड, मैं आपके साथ आ रहा हूं और मुझे वेलकम कर लीजिए, मैं आपके साथ। मतलब ये बिलीव, मतलब आप जितना पैसे का आप बिजनेस कर रहे हैं टीम से, उससे ज्यादा का आपको ऑफर मिल जा रहा है। तो खैर ये खासियत है जो इनमें है और शुरू से रही है और यही कारण है कि किसी ने सही कहा है कि देने वाले का कभी कम नहीं होता है और ये जितना बांटते जा रहे हैं उससे ज्यादा इनको आते जा रहे हैं। भगवान करे इससे और ज्यादा है और इतना है कि उतना बांट करके हम लोग को आगे चल के एक फ्लैट गिफ्ट कर देंगे। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करूं तो आज के वक्त में डायरेक्ट सेलिंग सही में एक अच्छा रास्ता है, एक ऐसा वे है जहां पे हम सभी वैसे लोग कैरियर बना सकते हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन इसके बीच में एक डिफरेंस है। ये एक ऐसा सफर है जिस सफर में आने वालों के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है, ये सुनो। जैसे किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में अगर कोई भी जॉब के लिए अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो वहां पे एक बेसिक क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि या तो एमबीए से नीचे यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं होगी या तो ग्रेजुएशन से नीचे रिक्रूटमेंट नहीं होगी। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पे किसी भी लेवल के व्यक्ति को यहाँ पे इनवाइट किया जा सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा, किसी भी कंपनी में जब कॉर्पोरेट लेवल पे किसी को ऑर्गेनाइज किया जाता है, बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे क्राइटेरिया क्यों फिक्स किया जाता है? क्योंकि वहां पे उसी माइंडसेट के लोगों को उस टीम में शामिल किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जल्दी ग्रो करे और ऑर्गेनाइजेशन में कभी कोई समस्या नहीं आए। तो माइंडसेट एक मतलब अगर माना जाता है कोई एमबीए किया हुआ है तो सभी एमबीए एक साथ आएंगे तो कम से कम बेसिक क्लियर है उनका, उनके पास एक नॉलेज है, एजुकेशन है, मार्केट का आइडिया उनको किताबों से बताया गया है, कुछ एक्सपीरियंस लोगों को लिया गया है। लेकिन सेम जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में तो हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। मतलब जी इधर है, बहुत अच्छी बात है, जोरदार ताली आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्राइटेरिया हम लोग इसलिए नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि मौका यहाँ पे सबको मिलना चाहिए और बराबर का मिलना चाहिए। ये सही बात है, किसी ने कहा है कि अगर आप दोस्ती कीजिए तो अपने लेवल को थोड़ा चेक करके दोस्ती कीजिए, ये सही बात है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को दोस्ती वैसे लोगों से भी करनी है जो सही में कुछ करना चाहते हैं। उनकी एजुकेशन क्या है मैटर नहीं करता है। कई ऐसे लोग हैं, अगर आप पूरे अमीरों की लिस्ट निकालेंगे ना दुनिया में तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत कम एजुकेशन वाले सबसे ज्यादा अमीर हैं। ये कड़वी सच्चाई है। इसका मतलब सत्य ये है कि जितने भी लोग इस देश में रहते हैं या जहां भी रहते हैं, अगर उनकी एजुकेशन नहीं है तो उनको ये मौका देता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कि उनको अमीर बनाया जा सकता है। दिक्कत कहां पे है?
दिक्कत यह है कि जब ये नंबर ऑफ लोग अलग अलग माइंडसेट से आते हैं, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल नहीं जानते हैं, कुछ 1% जानते हैं, कोई 5% जानता है, कोई 10% जानता है, कोई 25% जानता है, कोई 50% जानता है और कोई 100% जानता है। अधिकतर हमने देखा है कि ज्यादा 100% वाला भी खतरनाक है और जो 0 जान रहा है वो तो अभी शुरुआती है। तो 100% का होना अच्छी बात है, लेकिन अगर 100% के साथ डायरेक्ट सेलिंग के 100% नॉलेज के साथ अगर एटीट्यूड नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। लेकिन इसका एक और दिक्कत है कि जैसे 100% नॉलेज होता है तो एटीट्यूड साथ में गिफ्ट में मिल जाता है, जो कि इस बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो करना क्या हो सकता है, किया क्या जा सकता है? आखिर बहुत सारी कंपनियों को हमने देखा है जो 15 साल से 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही है, वो कह रही है कि हम अनेकों लखपति पैदा करेंगे। और आप गौर फरमाएंगे, अगर किसी जिले किसी राज्य में अगर 38 जिला है और 40 जिला है तो उसके एक जिला में शायद कोई 1 लाख रुपया कमाने वाला आदमी होगा। 15 साल से काम करने के बाद अगर 38 जिला किसी राज्य में और मात्र 38 लोग भी 1-1 लाख रुपया कमा नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि शोषण जबरदस्त हुआ है। और उसी शोषित लोगों का पोषण करने के लिए अगर कोई कंपनी भारत में आई है, उसका नाम है दार्जिलिंग। ये मैं दावे के साथ, चाहे वो बीबी का मामला हो, चाहे वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात हो, यहाँ पे 90% बिजनेस वॉल्यूम में जब देखा तो मैं शॉक कर गया कि सही में अब जाकर के भारत के लोगों को एक ऐसी चीज मिल रही है जिसपे वो जितना ऐसा मंच मिल रहा है कि जितना कमर हिला के नाचना है नाच लीजिए, स्टेज टूटने वाला नहीं है। ये आपके पास ऐसा मंच है। तो जो डिफरेंस हो रही है कि आखिर वहां पे 1-1 लाख रुपए कमाने वाले लोग इतना 15 साल होने के बावजूद क्यों नहीं कमा पाए, या फिर और भी कारण क्या रहे कि लोगों की टीम बनी और टूट गई? उसमें सबसे बड़ा कारण रहा कि ये जो अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ पे आए उनको एक सांचे में नहीं ढाला गया। हेलो, जैसे कॉर्पोरेट में क्या हुआ कि एक सांचे के लोगों को लिया गया। किन सांचे के लोगों को लिया गया कि भाई एमबीए को लेना है तो सभी एमबीए माइंडसेट है, थोड़ी बहुत कमी है तो ट्रेनिंग देकर के पूरा कर दिया गया। अगर कोई अलग अलग कैटेगरिया में, लेकिन यहाँ पे कैटेगरिया तो एक है ही नहीं, अलग अलग, मतलब 1% वाला भी है, नहीं वाला भी है, 10 वाला भी है, 25 वाला भी है, 50 वाला भी है और 100% वाला भी है। तो करना क्या होगा? यही पे बात आती है कि अगर आपकी अपनी एजुकेशन अच्छी है, कौन सी एजुकेशन? आपकी बेसिक स्कूलिंग एजुकेशन का आप यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। बेसिक आपकी जो डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन है, अगर उस एजुकेशन को आप जितना ज्यादा अपने नीचे डेप्थ में दे करके सभी के अलग अलग माइंडसेट को एक माइंडसेट जब तक आप तैयार नहीं करेंगे तब तक आप बिजनेस कर तो सकते हैं लेकिन स्टेबल नहीं हो सकते हैं, स्टेबल नहीं हो सकते। इसलिए पहला ध्यान ये देखना है कि जब आपकी एंट्रीज हो रही है, मान लीजिए कि ये मेन गेट है, ये मेन सड़क है, नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसे समझिएगा। आगे वहां पे मोड़ था जहां से फ्लाईओवर शुरू हो रही थी, उस मोड़ पे जब आप खड़े होंगे तो हजारों लाखों लोग जा रहे होंगे वहां से, दिन भर में गए होंगे। उसमें से कुछ लिमिटेड लोग इधर कटे, इस रोड में कटे, और उससे भी कुछ लिमिटेड लोग इस होटल में आए, और उससे भी कुछ लिमिटेड लोग इस हॉल में पहुंचे। इस हॉल में कौन पहुंचा? जिसका माइंडसेट यहां पहुंचना था। बाकी बाहर की भीड़ थी, वो कहीं और जा रही है, वो कहीं और जा रही है, किसी को और कहीं जा रहा है। कि यहां भी इस होटल में भी कई अलग अलग माइंडसेट के लोग होंगे, लेकिन यहां पे क्या हुआ? ये जो परिवार बना, ये वन माइंडसेट बना। आप इसी तरीके से आपके टीम में जब शुरुआत होती है, जब बिजनेस डेवलप होता है, तो समझिएगा कि वो चौराहा पे चलने वाला हर प्रकार का व्यक्ति दौड़ रहा है, आपकी टीम में आ रहा है, नंबर ऑफ एंट्रीज आ रही है। अब उस एंट्रीज में से कितने लोगों को आप वहां से डाइवर्ट करके इसके बाहर गेट पे लेके आ सकते हैं? मतलब उसको एक बेसिक एजुकेशन से वहां से डाइवर्ट करें, भाई हावड़ा नहीं जाना, एयरपोर्ट नहीं जाना, इधर मुड़ना है, मतलब दार्जिलिंग में आना है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग को समझना है। जब यहां पे आता है तो यहां पे भी कुछ हाथ छुड़ा के भाग जाएंगे बाहर से, और जब वहां से जो भाग जाएगा उसके बाद जो बचेगा उसका माइंडसेट जब लाकर इस हॉल वाला माहौल आप अपने टीम में लाखों और करोड़ों का लोगों का बना देंगे, हजारों लोगों का बना देंगे, तब जाकर के आपकी एक मैच्योर टीम तैयार होती है। और वो टीम ऐसी होगी जो जीवन भर आपको कमा के दे सकती है। एक ऐसा पेड़ आप लगा देंगे जहां से जीवन भर आपको इनकम की दिक्कत नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा इस बीच में? अगर आपने पेशेंस खो दिया, अगर आपने पेशेंस को नहीं अपने अंदर समाहित रखा, तो ये बिजनेस जितना आसान दिखता है उतना ही मुश्किल है। लेकिन आसान उसके लिए है जिसके पास पेशेंस है, और मुश्किल इसी के लिए है, उसी के लिए है जो आज आरओआई और बिटकॉइन जैसे लोग हैं वहीं पे दौड़ रहे हैं, भटकते रहेंगे जिंदगी भर। जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। भगवान भला करे कि कहां से ऐसा कॉन्सेप्ट आता है लोगों के दिमाग में कि ये जाकर के इन्वेस्टमेंट अपना, तो वो तो उसी को कहते हैं कि खुद तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे।
इतना अच्छा आपके पास एक व्यापार होता है, बिजनेस होता है जिसमें 1.01% की आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं है, और हम जा रहे हैं कहां पे? अपना डुबाने और दूसरों का भी डुबवाने। लॉजिक है, सेंस है, क्योंकि हड़बड़ी बहुत ज्यादा है। सर अगर हमारी उम्र 40 साल है, हमारी उम्र 20 साल है, अगर आपकी उम्र 50 साल है, अगर 50 साल में या 30 साल में या 25 साल में या 20 साल में अगर हमने अपने जीवन के जरूरतों की पूर्ति नहीं की है, तो ये 20 साल का जो खाई है, मैं सोचूंगा कि 20 दिन में अचानक भर जाए, ये भरने वाला नहीं है सर, ये नहीं भरने वाला है। और लोग उसी तरफ दौड़ रहे हैं कि कहीं भी ऐसा लग रहा है जैसे गांव में पहली बार लाइन आई है और जिसको मन कर रहा है वो टोका फंसा फंसा के बिजली जला रहा है। जला तो लोगे भाई, लेकिन जिस दिन कानून का डंडा चलेगा सबको जेल जाना पड़ेगा, नहीं तो फाइन भरना पड़ेगा। इसलिए आराम से लाइन आ गया है, लीगली हम अप्लाई करेंगे और जो लीगल बिजनेस प्लान है उसको ज्वाइन करेंगे और आराम से बिजली का एसी वगैरह सब जलाएंगे, किसी बात की कोई टेंशन नहीं रहेगी। जब प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हमारे पास है तो फिर वैसी चीजों में हम क्या करने जा रहे हैं? मतलब दूसरा पॉइंट कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उससे हम सभी माइंडसेट को एक करें, पहला अलग अलग माइंडसेट को। दूसरा कि जब लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो उनका जो विजन है उसमें जो क्लियरिटी है उसमें कहीं ना कहीं एक पेशेंस होना चाहिए। हम विजन तो देख लिए, हमारे पास विजन हो गया कि मुझे 50 लाख करना है, 1 करोड़ कमाना है या 10 लाख रुपए कमाना है, लेकिन अगर पेशेंस नहीं है तो वो सारे सपने बेकार है। वो वही सपने हैं जो रात को आप सो कर देखते हैं। अगर जगे हुए सपने देखना है तो अपने दिल के अंदर पेशेंस को बना के रखना पड़ेगा, तभी ये इंडस्ट्री देगी, अन्यथा ये कुछ देने वाले नहीं है। ठेंगा जिसको कहते हैं वही मिलता है लोगों को, नहीं करने वाले को, और वही हमारे और आपको भी मिलेगा अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो। इसलिए इस बिजनेस में अगर है तो आज अगर एक व्यक्ति अनाउंस करे कि मैं आज के बाद कोई कंपनी नहीं कर रहा हूं और आप मुझे प्लान दीजिए, जीवन बीत जाएगा, इतना प्लान देखिएगा कि पागल हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। सर जब डिसाइड कर लिया कि एक करेंगे तो अब एक ही करेंगे, अनेक सुनेंगे भी नहीं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अप्लाई करते हैं कि सर दूसरे का प्लान मत सुनो, तो कहते हैं सर हमारे रुक रहे हैं, अच्छा हम सीखते हैं वहां से। अरे सर सीखने की भी आपके पास एजुकेशन सिस्टम है, सीखिए ना। आप जा रहे हैं किसी को सुनने के लिए, उसका प्लान सुने, उसका कुछ पॉजिटिव कुछ लगा, उसमें से कुछ लगा, उसमें लगा, शाम को आप अपने अपलाइन को फोन करके कहते कि सर देखिए ना उसके प्लान में ऐसा चीज था, काश अपने कंपनी में होता तो मजा आ जाता। और पता चलेगा कि दिन भर आप सजेशंस ले रहे हैं, काम आपसे होने वाला नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप और खुद और अपने टीम को भी सबसे पहला काम, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में डेवलपमेंट लाना है तो दूसरों का प्लान देखना बंद कर दीजिए। जब अपनी बीवी अच्छी मिल गई है तो फिर दूसरे के पत्नी पे झांकना और गर्लफ्रेंड पे झांकना सबसे बुरा करता है। अगर अभी भी झांक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं है। अब बात आती है कि हम कर क्या रहे हैं।